नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज है 30 सितंबर और 30 सितंबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चों को पता है कि हम लोग हर रोज के हरियाणा करंट अफेयर तो पढ़ते ही हैं, के साथ में जैसे ही महीना पूरा होता है तो हम लोग पूरे महीने के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं या उनमें से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं उनको फिल्टर करके पढ़ा करते हैं ताकि हमें एग्जाम में सहायता मिल सके कि कौन सा वास्तव में इंपॉर्टेंट होता है। और इसी के उपलक्ष्य में आज शाम को सही 7 बजे मैं आप लोगों को पूरे सितंबर महीने के करंट अफेयर करवाने वाला हूं हरियाणा के। ठीक है, कल की तारीख में करवाऊंगा 1 अक्टूबर को शाम को 7 बजे पूरे नेशनल और इंटरनेशनल के पूरे महीने के करंट अफेयर होंगे वो सितंबर महीने के, लेकिन आज होंगे पूरे हरियाणा के करंट अफेयर होंगे ये आपके पूरे सितंबर महीने के। तो प्लीज आप इस क्लास को लाइव जरूर देखिएगा। लिंक आपको इस क्लास का ऑलरेडी जनरेट किया हुआ मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम आप सभी को पता ही है, स्टार आईक्यू क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, स्टार आईक्यू क्विज। और यहां के अलावा स्टार आईक्यू पीडीएफ के नाम से टेलीग्राम चैनल है। यहां पे इन लेक्चर्स के बाद में आपको पीडीएफ फाइल भी अवेलेबल हो जाएगी। तो बढ़ते हैं आगे हम लोग प्यारे बच्चों। और आज का क्वेश्चन जानने से पहले कल मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या होगा। हरियाणा में अब किस झील में बने टापू पर खाना खाने का लुत्फ उठा सकेंगे लोग, जिसे विश्व पर्यटन दिवस पर शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ब्लू बर्ड झील, जो कि हिसार के अंदर स्थित है। ठीक है, और सभी बच्चों ने इसका जवाब दिया तो है। ठीक है, अच्छी बात है। थोड़ा सा डिटेल भी लिखा करें, आप लोग आंसर देके सीधा भागने की कोशिश ना करें प्लीज। आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हरियाणा में उपचुनाव बड़ौदा सीट पर कब होने निश्चित हुए हैं। आप सभी को पता है कि सोनीपत की जो बड़ौदा सीट है उसके ऊपर उपचुनाव होने की कवायद जो काफी लंबे टाइम से चल रही है, लेकिन अब इस पे कोरोना के बीच में यूं कहिएगा डेट फाइनल हो चुकी है। किस तारीख को होंगे ये? 3 नवंबर को ये उपचुनाव होने जो है वो निश्चित हुए हैं, निर्धारित हुए हैं। और इसका रिजल्ट आएगा 10 नवंबर को। बी ऑप्शन तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ए सही रहेगा, बी ऑप्शन आप कहेगा रिजल्ट के हिसाब से आपसे पूछते तो ठीक रहेगा। अच्छा, क्यों होंगे सर उपचुनाव? कारण क्या है मतलब उपचुनाव का? तो देखिएगा, यहाँ के विधायक थे जिनका नाम था श्री कृष्ण हुड्डा, और उनका अप्रैल के अंदर निधन हो गया। इस वजह से सीट खाली होगी। नियमानुसार क्या होना चाहिए, फिर सीट तो भरी रहनी चाहिए, विधायक तो कम हो गया, इस वजह से दोबारा जो है यहाँ पे चुनाव होंगे। और 10 नवंबर को इन चुनाव के रिजल्ट आएंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे आचार संहिता जो है उसको लागू कर दिया गया है। ये थे कृष्ण हुड्डा, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। 12 अप्रैल 2020 को जो है इनका निधन हो गया था। ठीक है, और इसी वजह से जो है अभी दोबारा चुनाव करवाने पड़ रहे हैं। इनका निधन हुआ है 74 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। ये 6 बार विधायक रह गए थे। 2019 में पहलवान योगेश्वर दत्त को हरा के ये 6ठी बार विधानसभा में पहुंचे थे। और 2019 में विधानसभा चुनाव में भाजपा ने यहाँ पहलवान योगेश्वर दत्त को चुनाव में उतारा तो उनको कितने वोटों से हराया? तो उनको हराया था इन्होंने 4840 वोटों से हरा दिया। ये कांग्रेस का गढ़ ही माना जाता है। तो देखना यह है कि इस बार जीत किसकी होती है, और ज्यादातर यही विश्वास है कि कांग्रेस की जीत होगी, क्योंकि दूसरा एक ये किसानों के मुद्दे भी जो है भाजपा और जजपा को काफी भारी पड़ेंगे। और वैसे भी बहुत नेगेटिविटी आ रही है भाजपा के तरफ। आपके क्या विचार है? वैसे पॉलिटिकल व्यू तो ज्यादा चर्चा में नहीं किया करता, लेकिन वैसे ही चुनावी थोड़ा सा माहौल गर्मा गर्म होता है। तो आपके क्या विचार है, कौन सी पार्टी जीतेगी? या कोई सोनीपत साइड से है तो बताइए क्या माहौल चल रहा है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा सरकार ने धान खरीद के प्रति एकड़ निर्धारित 25 क्विंटल की एकड़ की सीमा जो है उसको बढ़ा के अब कितने क्विंटल कर दिया है। देखिएगा, पहले क्या होता था कि प्रति एकड़ निर्धारित होता था 25 क्विंटल खरीद का, लेकिन अब जो है हरियाणा सरकार ने इसे बढ़ा दिया है। और बढ़ा के कितना किया है तो इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। इसे बढ़ा के वर्तमान में किया है 30 क्विंटल तक। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 30 क्विंटल कर दिया और प्लस में जो है कोई भी किसान मंडी में आता है तो अपने साथ में अगर 10% एक्स्ट्रा भी लेके आता है वो, ठीक है, तो वो भी धान खरीदा जाएगा। तो ऐसे करके टोटल ये कितना हो गया आपका? टोटल हो जाएगा ये 33 क्विंटल। तो अगर आपसे सीधा पूछा जाए कि कितने क्विंटल की सीमा कर दी है, तो वैसे डायरेक्ट तो की गई है 30 क्विंटल। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, डायरेक्ट की गई है 30 क्विंटल, लेकिन अपने साथ में अगर वो 10% और भी लेके आता है तो ओवरऑल कितनी हो गई है? 33%। अब ये देखना ये होगा कि कैसा क्वेश्चन बनता है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर सर हम लोग क्या दें कि धान खरीद की
प्रति एकड़ निर्धारित 25 क्विंटल की सीमा को बढ़ाकर कितने क्विंटल तक कर दिया है। तो कितने क्विंटल तक कर दिया है, तो सही आंसर तो वैसे रहना चाहिए क्या आपका 30 क्विंटल, लेकिन वो कितने क्विंटल तक बेच सकता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा 33 क्विंटल रहेगा, क्योंकि 10% एक्स्ट्रा भी वो कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका पेपर आपको क्या देता है। मेरी बात हालांकि आप लोग समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये पहले कितना होता था, 25 क्विंटल का कैप होता था, अब इसे जो है बढ़ा के जो है 30 क्विंटल कर दिया। ठीक है, देखो मैंने लिख भी रखा है साथ में, यदि कोई किसान मंडी में 10% अतिरिक्त धान लेके आता है तो उसे भी खरीदा जाएगा, यानी कि 30 क्विंटल से अधिक यानी कि 33 क्विंटल तक प्रति एकड़ किसान का धान जो है खरीदा जाएगा आपका। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, अच्छा उससे पहले आपको यहाँ पे एक बात और बता देता हूं कि सीमांत किसानों के लिए जो है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण 5 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, जिससे जो है आसपास के किसान जो है वो भी बेच सकते हैं। मैं आपको वैसे बता देता हूं कि सरकार भले ही धान की खरीद तय समय से पहले ही स्टार्ट कर दी हो, लेकिन मंडियों के अंदर जो है सरकारी खरीद अभी तेजी नहीं पकड़ी है। जो 3,000 रुपए प्रति क्विंटल वाला धान है ना, वो 1800 से 2,000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है और बहुत ज्यादा किसान जो है परेशान भी हो रहे हैं। इसलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हरियाणा में सरकार बिजली महंगे करने जा रही है, इसके तहत कितने प्रतिशत टैक्स बढ़ेगा। तुम हमारी जान ही क्यों ना ले लो, तुम हमें गोली से उड़ा क्यों ना दो, तोप ले आओ भाई। ठीक है, हर चीज महंगे, पहले बस का किराया महंगा कर दिया, फिर पेट्रोल डीजल हर चीज महंगे करने जा रहे हो। क्यों महंगे कर रही है पता, कह रहे कि हमारी जो हालत है वो बहुत ही खास्ता है। ठीक है, हम तो राजा महाराजा हैं, तुम्हारी हालत खास्ता है, बस हम तो राजा महाराजा हैं। कर दो भाई, कोई बात नहीं। कितना टैक्स बढ़ाएंगे, 1%। गुरुजी 1% रुके हुए बेटा, 1% में हमारी ये जान ले लेंगे। ठीक है, 1% बढ़ाएंगे। पहले कितना होता था जी, ठीक है, तो पहले की अगर मैं बात करता हूं तो पहले ही होता था आपका 2%। ठीक है, अब कितना लगेगा, अब ये 3% टैक्स लगेगा। हालांकि ये प्रस्ताव भेजा है, अभी फाइनल तो नहीं हुआ है, लेकिन इनके मन में आ गई तो समझ लो आप लोग पूरे हो ही गया ये काम। ठीक है, नगर निगम की खास हालत को देखते हुए शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने प्रस्ताव बना के भेजा है और आगे कई सारे मंत्री हैं इस बात पे सहमत भी है। तो इनका लगता क्या, इनको तो फ्री में मिलता है, सहमत क्यों ना हो ये। ठीक है, और फिलहाल जो है आपके मैं बता देता हूं कि हरियाणा के अंदर नगर निगम कितने हैं वर्तमान में 10 नगर निगम हैं। जैसे कि एक है फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, पानीपत है, सोनीपत है, करनाल है, यमुनानगर है, हिसार है, रोहतक है, अंबाला शहर है और पंचकुला है। इनके अंदर फरीदाबाद और गुरुग्राम तो काफी बड़े हैं, इस करके यहाँ का खर्चा तो जल्दी निकल ही जाता है, लेकिन बाकी वाले काफी छोटे नगर निगम है और इसी वजह से जो है खर्चा नहीं निकल पा रहा है। और खर्चा नहीं निकल पा रहा है तो कहीं ना कहीं से टैक्स तो पकड़ेंगे ही, हमें ही पकड़ेंगे, और तो कहाँ से लेके आए पैसे फिर ये। और अभी फिलहाल कोरोना के टाइम पे जो है सड़कों की साफ सफाई या सैनिटाइजेशन वाला काम भी नगर निकाय के पास ही आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल ही में हरियाणा के किस पूर्व विधायक का पंचकुला में 70 वर्ष की आयु में कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया है। कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया है भाई। पहला ऑप्शन देवेंद्र बबली है, दूसरा कृष्ण हुड्डा है, तीसरा मामू राम गोंदर है, चौथा तो इनमें से कोई नहीं है, तो सी ऑप्शन सही रहेगा इसका, मामू राम गोंदर, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। ये मामू राम गोंदर अक्टूबर 2009 में विधानसभा चुनाव में इनेलो के टिकट पर चुनाव लड़े थे और कांग्रेस के प्रत्याशी मीना मंडल को हरा के विधानसभा पहुंचे थे। अभी पिछली बार ये विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें इन्होंने सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में भाजपा का दामन थाम लिया था, लेकिन अब ये इस दुनिया में नहीं रहे, मुस्कुरा तो रहे हैं। ठीक है, चलो टिक्का लगा देते हैं इन पे, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे भाई। हाल ही में किसने स्पष्ट किया है कि अगर घर से भागे प्रेमी जोड़े में एक नाबालिग हो तो भी चिंता नहीं होगा सुरक्षा का अधिकार। ओ क्वेश्चन तो बड़ा गजब गो है। ठीक है, पहली तो बात ध्यान से सुन लेना, इस क्वेश्चन को अपने जीवन पे उतारने की कोशिश मत कर लेना, कहीं तुम सोचो कुछ गड़बड़ कर दो। क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि लड़का है, ठीक है, लड़का मान लेते हैं कि 25 साल का है और लड़की जो है नाबालिग है, मतलब मान लेते हैं 16 साल की है आपकी। ठीक है, और ये दोनों घर से फुर्र हो जाते हैं, भाग जाते हैं, और वही मैं तुझको भगा लाया तेरे बाप के डर से, ऐसा करके गाने गाते हुए घर से निकल जाते हैं ये। ठीक है, अच्छा घर से निकल गए, लेकिन दोनों तो बालिक नहीं है, एक ही बालिक है, एक तो नाबालिग है, लेकिन अब फिर भी ये दोनों साथ रह सकते हैं, ये घोषणा की है हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट उच्च न्यायालय ने। हाईकोर्ट ने कहा है कि दोनों में से अगर एक भी बालिक है ना तो भी उनकी सुरक्षा की जाएगी, उनको जो है लिव इन रिलेशनशिप में रहने दिया जाएगा। शादी बेशक ना हो कोई बात नहीं, लेकिन वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। ध्यान से सुन लेना, कहीं तुम सोचो कि ये तो वो गुरुजी बढ़िया काम बता दिया, कहीं तुम आज ही मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, कल करंट अफेयर तुम कहीं हाई कोर्ट की सुरक्षा में कहीं पढ़ रहे हो अपने जाने मन के साथ में।
ओ काम कर दियो तो कान पर पड़ली टिंगरो, ध्यान रख लियो, ठीक है नहीं, ऐसा काम कौन करना। पर ये कोर्ट ने तो कह दिया है, ठीक है, कि सनम को भगा के ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मामला क्या था गुरुजी, ये तो मामला मैं बता देता हूँ क्या था। इंसार का ही मामला था, प्रेमी युगल था, घर से भाग गया, ठीक है, और भागा। देखो तुम्हें इंटरेस्ट बढ़ाएगा इस कहानी सुनते हुए। डिटेल बाकी क्वेश्चनों की पढ़ाओ, कोई लेना देना नहीं है, इस क्वेश्चन की डिटेल में हो बड़े कान खोल खोल के सुन रहे होंगे तुम लोग। अखबार कभी भी पढ़ते हो तो यही पढ़ते हो तुम लोग, दो प्रेमी जोड़े भागे चंडीगढ़ में मिले, और तो कोई खबर थोड़ी ना पढ़ रहे हो। तो चलो बता देता हूँ, कोई बात नहीं, सुन लो ध्यान से सुन लो। तो प्रेमी युगल था, इंसार का था और भाग गया। और 24 साल का था लड़का, और लड़की की उम्र है 16 साल 9 महीने, ठीक है। मतलब लड़की क्या है, लड़की तो नाबालिग थी। अब उच्च न्यायालय के अंदर जाके और लड़के ने क्या किया, ये याचिका दायर कर दी कि हम एक दूसरे से करते हैं इल्लू इल्लू, यानी कि करते हैं मोहब्बत, लेकिन हमारे परिवार वाले हमारे दुश्मन बने हुए हैं, इसलिए हमें घर से भागना पड़ा। उच्च न्यायालय ने कहा कि भले ही दोनों का विवाह नहीं हुआ है, लेकिन दोनों ही अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से, इनका संवैधानिक जो है वो अधिकार है, ये साथ में रह सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। इसके लिए पुलिस को आदेश दे दिया है कि इनकी करो भी सुरक्षा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा का कौन सा जिला फिल्मों की शूटिंग के लिए मुंबई का विकल्प होगा, यानी कि कौन से जिले के अंदर फिल्मों की शूटिंग होगी। आपको मैंने थोड़े दिन पहले बताया था, पंचकुला के पिंजौर गार्डन में। के अलावा मुंबई का विकल्प अगर आपसे पूछे तो इसका सही आंसर होगा करनाल। ए आंसर जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। करनाल को फिल्म शूटिंग के लिए मुंबई के विकल्प के रूप में विकसित किया जा सकता है, और पहले भी यहाँ पे फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। लॉकडाउन के बाद में एक बार फिर से शूटिंग से जुड़ी हुई गतिविधियां जो है वो जोर शोर पकड़ चुकी है, ठीक है। दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच है ये करनाल, और फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पे जो कहिएगा आप लोग स्थल हैं, देखने लायक चीजें हैं, ठीक है, जाकि उनको, जैसे कर्ण लेक हुई, आपकी सीता माई का मंदिर हुआ, कंटोनमेंट चर्च हुई, मीरा घाटी हुई, ये पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पे शूटिंग हो सकती है। और इसके लिए ऑनलाइन स्वीकृति जरूरी है। प्रदेश सरकार ने हिंदी और हरियाणवी और बाकी अन्य फिल्मों या सीरियल वगैरह की शूटिंग को लेकर गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत फिल्म और सीरियल निर्माता जो है वो जनसंपर्क विभाग पोर्टल से ऑनलाइन स्वीकृति लेनी होगी, और उसके बाद में फिल्म वगैरह जो है वो कर सकते हैं वहां पे। करनाल जो है, करनाल को हम सीएम सिटी भी कहते हैं, हरियाणा का धान का कटोरा भी कहते हैं, और लिबर्टी जूतों का उद्योग यहाँ का फेमस उद्योग है, याद रखिएगा आप लोग। कर्ण झील और सीता माई का मंदिर तो आपको मैंने बता दिया, करनाल के अंदर ही है। हाल ही में रोहतक पीजीआई में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में बड़ी कामयाबी मिली है। आप सभी बच्चों को याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था, जुलाई 2020 की बात है, तब भारत के अंदर आईसीएमआर, ठीक है, आईसीएमआर का मतलब है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, जो है इन्होंने भारत के अंदर 12 संस्थानों को, 12 मेडिकल इंस्टीट्यूट को कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के लिए जो है वो मंजूरी दी थी, जिसके अंदर हमारे हरियाणा के रोहतक पीजीआई का नाम शामिल था। उनमें से रोहतक पीजीआई को फेज 1 का जो है ट्रायल में बहुत अच्छी कामयाबी मिली। अब फेज 2 का पार्ट 1 है, उसके अंदर भी बहुत अच्छी कामयाबी मिली, और इसी वजह से पार्ट 2 जो है वो स्टार्ट होने वाला है। लेकिन पार्ट 1 जो था फेज 2 का आपका, उसके अंदर कितने वॉलंटियर्स पे ये ट्रायल हुआ था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 50 वॉलंटियर्स पे जो है वो ट्रायल हुआ था। पहले फेज में कितने पे हुआ था सर, पहले फेज में हुआ था 81 वॉलंटियर्स पे, अब कितने पे हुआ 50 पे, टोटल कितने हो गए सर 131 वॉलंटियर्स पे जो है आपका वो ट्रायल हो चुका है, और सारे के सारों का स्वास्थ्य जो है बिल्कुल ठीक है। अब रोहतक पीजीआई है आपका, इस पीजीआई का फुल फॉर्म भी आपको जो है याद रहना चाहिए, क्या है, पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। सर इनको जो है क्या कहते हैं, इनकी किसकी देखरेख में काम हुआ होगा, या इनको निर्देश किसने दिए होंगे, तो निर्देश दिए थे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने। अच्छा, देखरेख किसने की थी, मतलब इन्वेस्टिगेशन किसने की थी, डॉक्टर स्विता वर्मा को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर नियुक्त किया था, और डॉक्टर ध्रुव चौधरी और डॉक्टर रमेश वर्मा को सहायक इन्वेस्टिगेटर नियुक्त किया गया था, ठीक है। अच्छा सर, वो 12 संस्थान कौन कौन से हैं जहां पे आईसीएमआर ने नियुक्ति दी थी, ये 12 संस्थान ये हैं, ओडिशा है, विशाखापट्टनम है, रोहतक है, नई दिल्ली है, पटना है, बेलगाम जो कर्नाटक में पड़ता है, नागपुर है, गोरखपुर है, ठीक है, एक तमिलनाडु का संस्थान है कुलांथुर, ठीक है, और हैदराबाद है, आर्यनगर है, कानपुर है, और गोवा है। इनको जो है ट्रायल की मंजूरी दी गई थी, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखना है। और यहाँ पे कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए हैदराबाद की दवा निर्माता कंपनी भारत बायोटेक और आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के संयुक्त निर्देशन में ही जो है इनको नियुक्ति के लिए, या यूं कहिएगा ट्रायल के लिए मंजूरी मिली थी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, काफी हद तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये याद कर लेना प्यारे बच्चों आप लोग।
हाल ही में हरियाणा की बेटी सृष्टि ने महज कितने साल की उम्र में 19 रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किए हैं? 19 रिकॉर्ड नाम दर्ज किए हैं। इस बेटी का नाम है आपका सृष्टि और केवल 5 साल की उम्र की है। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही है। गुल्लू 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 छोटी सी बच्ची है, ठीक है। लेकिन ये आज से नहीं है, 3.5 साल की उम्र से ही जो है इन्होंने बहुत सारे अवार्ड जो है अपने नाम किए हैं। और ये जो है 360 से ज्यादा प्रमाण पत्र अपने नाम कर चुकी हैं। ये 7 वर्ष का बच्चा भी जो है शायद ना कर सके इतने प्रमाण पत्र। सृष्टि का नाम नेशनल स्टार एक्सीलेंस अवार्ड में भी दर्ज हो चुका है। इनके पिता का नाम है प्रवीण गुलाटी। इन्होंने ही बताया कि 360 से ज्यादा अवार्ड जो है इनके पास में, 360 से ज्यादा प्रमाण पत्र है, जिसके अंदर 61 अवार्ड है, 30 ट्रॉफी है, 16 पदक इनको अब तक मिल चुके हैं ये। और ये जो है 5 साल की कम उम्र में जो है सृष्टि का नाम 19 रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो चुका है ये। और किस किस में अवार्ड जीते हैं सर इन्होंने? इनका डांस है, ड्राइंग है, फैशन शो है, रैप वॉक है, गायत्री मंत्र है, बेबी शो है, ऐसे कई कई सारे काम जो है इनके अंदर इन्होंने अवार्ड जीते हैं। इनका सफर शुरू हुआ था 19 मार्च 2017 को, फेस ऑफ फरीदाबाद की विजेता बनी थी, ठीक है, वहीं से इनका सफर स्टार्ट होता है। उसके बाद में जो है एक मंजिल बढ़ती गई, 2018 को चाइल्ड अचीवर अवार्ड मिला, उसके बाद में जो है 2018 के अंदर बेस्ट टू बेस्ट अवार्ड मिला, फिर 2018 में दिल्ली नजफगढ़ में कार्यक्रम में इन्हें राष्ट्रीय प्राकृतिक गौरव अवार्ड मिला। 2019 में इन्हें वागेश्वरी बाल विलक्षण प्रतिभा सम्मान पद्मश्री रमाकांत शुक्ला और लेखिका नीरू मोहन वागेश्वरी ने इनको अवार्ड दिया। फिर 2019 में इनको उत्कृष्ट उपलब्धि कला सम्मान मिला। फिर 2019 में ही इन्हें जागृति मंच द्वारा कलाकार अवार्ड मिला। फिर 2019 में वेलफेयर ट्रस्ट अवार्ड मिला। कई बच्चे तो गॉड गिफ्टेड ही होते हैं, अवार्ड की इतनी लिस्ट लंबी होगी इनकी तो। फिर उन्हें जो है कल्कि फाउंडेशन अवार्ड मिला और फिर उसके बाद में जो है इनको अनमोल अवार्ड भी मिला हुआ है 2019 में ही। तो ऐसे बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं इनको, नाम याद रखना है आपको इस बेटी का, ठीक है। हरियाणा में मॉनसून विदाई और अग्रसर की ओर हो रहा है अभी, ठीक है, यानी कि हरियाणा के अंदर मॉनसून जो है वो विदाई की ओर पे है। इस बार कितने प्रतिशत कम बारिश हुई है, ठीक है, कम बारिश है, कम लिखना था, कितने परसेंट कम बारिश हुई गई है हरियाणा के अंदर, कितने परसेंट कम बारिश नापी गई है? तो पिछले साल के मुकाबले 14% कम बारिश हुई है इस बार हरियाणा के अंदर, ठीक है। मॉनसून कितने दिन रहा है सर? मॉनसून इस बार रहा है 97 दिन तक रहा है हरियाणा के अंदर और 14% कम बरसा है पानी ये। हथिनी कुंड बैराज पर अधिकतम जो है वो 56,000 क्यूसेक पानी रहा है, जो कि अब तक सबसे कम रहा है, ठीक है। पिछले साल के मुकाबले पिछले 10 साल में दूसरे सबसे अधिक बारिश वाले मॉनसून की मंगलवार को विदाई होगी और 2 दिन में ये पूरे प्रदेश में वापसी कर जाएगा आने वाले टाइम में। पिछली बार से ये हफ्ते भर पहले ही लौट गया है। जाते समय वर्षा तो बिल्कुल ही नहीं है, झड़ी वगैरह बिल्कुल नहीं लगी थी इस बार। 23 जून से 7 अक्टूबर तक रहा था इस बार ये, और इस बार 24 जून को दस्तक दी थी और 97 दिन तक रहा है ये, ठीक है। और ये क्यूसेक वगैरह पानी है, ये तो आपको याद रखना ही है। ये वो जिले हैं जहां पे सामान्य बारिश हुई है। 8 जिलों में सामान्य से भी कम बारिश हुई है। पानीपत में जैसे -23% ही हुई है, दादरी में जो है 12% के आसपास हुई है पहले के मुकाबले, ठीक है। तो आपको इस पैमाने को थोड़ा बहुत याद कर लेना है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। हरियाणा की पहली महिला डीसी बनने वाली जो आज चीफ सेक्रेटरी के पद से रिटायर होने वाली है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है केशनी आनंद अरोड़ा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही है। इनका नाम आपको याद भी होगा। देश का ऐसा पहला मामला है, चौंकाने वाला, मैं बताता हूं, जिसके अंदर ये 3 बहनें और तीनों की तीनों बहनें ही चीफ सेक्रेटरी रह चुकी है। दूसरी बहन का नाम मीनाक्षी आनंद है, तीसरी बहन का नाम उर्वशी गुलाटी है। ये तीनों की तीनों ही चीफ सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुई हैं। तो बहुत ही यूं कहिएगा संयोग वाला मामला है ये, ठीक है। इनकी जगह सर अब और कौन बनेगा? विजयवर्धन शायद बन सकते हैं, ठीक है। बाकी कौन बनेगा ये तो अगले जो डे का क्वेश्चन रहेगा या बनेगा तभी हमें पता लगा पाएगा, ठीक है। अब ये क्या बनेंगी सर? अब ये राइट टू सर्विस कमीशन की चीफ कमिश्नर बन सकती है, ठीक है। और ये प्रदेश की पहली महिला डीसी बनने वाली थी केशनी आनंद अरोड़ा। अब ये जो है आज ही के दिन यानी कि बुधवार को चीफ सेक्रेटरी के पद से रिटायर हो जाएंगी। और पिछले साल 30 जून को जो है डीएस ढेसी की जगह पे जो है इन्होंने कार्यभार संभाला था। इनकी दोनों बहनें मैंने आपको बता ही दिया, ऑलरेडी जो है रिटायर हो चुकी हैं ये, ठीक है। तीनों बहनों ने पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट किया। इनके पिता का नाम है जेसी आनंद, पंजाब यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के टीचर थे ये, ठीक है। और केशनी आनंद की तो बेटी है इनकी श्रुति, जो कि आईपीएस है ये। आपको मैं बता देता हूं कि इनका शुरुआत कहां से हुई थी। 1983 बैच की है ये आईएएस, और ये पहली बार पोस्टिंग हुई थी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट के कंट्रोलर के पद पे। 1990 में यमुनानगर
की डीसी बनी थी और हरियाणा की पहली महिला आईएएस थी ये, ठीक है। और जिससे किसी भी जिले में डीसी लगाया गया था, मतलब पहली महिला आईएएस जो डीसी बनी थी, याद रखिएगा। इसके अलावा हरियाणा की 5वीं महिला आईएएस है जो कि सीएस के पद पे पहुंची है, यानी कि चीफ सेक्रेटरी के पद पे पहुंची है, ठीक है। और इनके रहते हुए रेवेन्यू 33% तक बढ़ा है। 2005 से 2019 तक इंटरनेशनल, एक इंटरनेशनल और 7 नेशनल और 2 स्टेट अवार्ड भी जो है इन्होंने अपने हिस्से में शामिल किए हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन है कि तेंजिंग नार्गे अवार्ड से सम्मानित हिसार की अनीता कुंडू किस राज्य की 2 पहाड़ियों पर चढ़ाई करेगी? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? विस्तार से बताइए, कहीं आंसर लिख के यार आप लोग भाग जाओ, ठीक है। जितना ज्यादा डिटेल से मैंने आपको बताया था उतना डिटेल से आप बताइएगा। शाम को 7 बजे लाइव आना बिल्कुल मत भूलिएगा पूरे सितंबर महीने के करंट अफेयर पढ़ने के लिए। धन्यवाद।